हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर, चलो लेक्चर से पहले मैं कुछ बात बता देता हूँ। वो बात ऐसे है कि ये जो सारे डेरिवेशंस आ रहे हैं वो सिमिलर काइंड ऑफ डेरिवेशन है और इनका पैटर्न है वो सेम ही है। तो आपको लेंदी डेरिवेशन है, तो आपको जब भी डेरिवेशन कर रहे हो उस टाइम पे ये बात ध्यान में रखनी है कि कुछ मिस्टेक ना हो जाए। अगर कहीं पे प्लस माइनस का भी मिस्टेक हो गया तो लास्ट का आंसर जाके मिस्टेक कर देगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो पहली एग्ज़ाम में एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए उससे पहले ये जो सारा डेरिवेशन है ना, इन डेरिवेशन के लास्ट के जो आंसर्स है ना, मतलब आर और टी के जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, ताकि अगर बाई चांस आपका आंसर मिस्टेक होके चला जाए तो आपको लास्ट का आंसर पता है, तो आप उस मिस्टेक को क्लियर कर सको, वहाँ से उसको चेक करके आप उसको सही कर सको, है ना। तो आपको लास्ट के आंसर्स पता होने चाहिए, है ना। और बाकी का जो बीच वाला जो पोर्शन है वो तो हर डेरिवेशन में लगभग सेम ही तरीके से हो रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है। तो आप अगर 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस तरीके से ये चीज़ें हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको तो वो लॉजिक्स तो पता है कि इस वे में जाना है, इस वे में जाना है, तो वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात। अभी मैं जो डेरिवेशन करवाने वाला हूँ वो क्या करवाने वाला हूँ, हम रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर पढ़ रहे हैं, आयताकार विभव प्राचीर। तो आयताकार विभव प्राचीर के अंदर हमने एक कंडीशन कर ली थी, E लेस देन वी नोट। सेकेंड केस करने जा रहे हैं हम E ग्रेटर देन वी नोट वाला केस करने जा रहे हैं हम लोग। ये सेम उसी तरीके से डिट्टो कॉपी होने वाला है। कुछ चीजें चेंज हो जाएगी, जहां पे चेंज होगी ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहां पर चेंज हो रहा है। अब अगर आपको पहले वाला डेरिवेशन अगर अब आपने यहां तक पढ़ा है तो ये इस लेक्चर को जो भी देख रहा है इसका मतलब है कि पहले वाले डेरिवेशन सारे कर रखे हैं। तो एक बार मेरा सलाह ये है कि इस लेक्चर को देखने से पहले एक बार आपके नोट्स उठा के पहले वाला जो डेरिवेशन है ना उसको एक बार रीड कर लो। आप ये देख लो कि इसके बाद में क्या किया था, इसके बाद में क्या किया था, इसके बाद में क्या किया था, अच्छा ये किया था। अब मैं जो डेरिवेशन कराने वाला ना सेम उसी तरीके से होगा, कॉपी होगा उसी तरीके से। कुछ चीजें चेंज होगी, उसकी वजह से जो लास्ट के आंसर है वो थोड़ा डिफरेंट आएंगे। फॉर्मेट वैसा रहेगा, बस हल्का हल्का डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। तो मैं फिर ये इसको कंप्लीट करने वाला हूँ। सेकंड वाला केस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, एक ये होता है कि ऑफलाइन क्लासेस में इंटरेक्शन एक अलग तरीके से होता है। बाकी जो मैं क्वालिटी या मैं जिस वे में कंटेंट देना चाहता हूँ मुझे ऑनलाइन ज़्यादा शूट करता है, मुझे पर्सनली पसंद है। दूसरा बट इसमें एक चीज़ ये है कि अब मुझे ये नहीं पता चल रहा, वैसे तो मैं कंटिन्यूसली लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके पूछता रहता हूँ कि किसी को डाउट नहीं है या ये है, या मैं मैसेज पे मैंने बोल भी रखा कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ऐप के ऊपर बोल दिया करो। तो मैक्सिमम लोगों के जवाब ये आते हैं कि सर डाउट नहीं आ रहे, डाउट कुछ नहीं आ रहा, डाउट नहीं आ रहा। अच्छी बात है, डाउट नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यू इंटरेक्शन में रहा करो मेरे साथ में, ताकि आपको पता चलता रहे कि हाँ कुछ चीज़ें क्या हो रही है, किस तरीके से आया है, या मैं कुछ और सजेशन कर सकूँ आपको किस तरीके से पढ़ना है। और भी किसी को, ये तो चलो ये हो गया कि बीएससी का किस तरीके से चल रहा है, तो आप मुझे कंटिन्यूसली ऐप के ऊपर या मेरे को पर्सनली जो नंबर है उसके ऊपर मैसेज करके बता दिया करो कि हाँ सर ये चीज़ सही चल रही है, ये चीज़ ठीक है, ये ऐसा है। किसी को डाउट आए तो डाउट भेज दिया करो, तो हम लोग उसको कंटिन्यू, ताकि आपका भी क्या एक रूटीन बना रहे मेरे साथ में, कनेक्शन कंटिन्यू रहेगा, तो आपका भी पढ़ते हुए मन रहेगा कि चलो हाँ ये प्रॉब्लम हो गई, ये कंटिन्यू चल रहा है, ये चल रहा है, तो वो एक रेगुलरिटी बनी रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर किसी को और भी, जैसे अभी फाइनल ईयर चल रहा है, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फाइनल ईयर के बाद में क्या करने वाले, स्पेशली बीएससी बीएड वालों के पास तो एक और साल बचता है सोचने के लिए, उनके लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी वो कुछ सोच सकते हैं। लेकिन जो लास्ट ईयर में है उनके लिए अभी ऐसा है कि अभी सोचना है कि अभी लाइफ में क्या करने हैं, आगे जाके थर्ड ईयर के बाद में क्या करना है, तो वो अभी से सोचना पड़ेगा। अगर थर्ड ईयर के बाद में कोई एमएससी में जाना चाहता तो उस तरीके से अगर आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर कोई एसएससी सीजीएल या कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उस तरीके से करना चाहिए। तो आप वॉट जो लाइफ में आपका ड्रीम है उसके ऊपर काम करो। देखो एक ही ज़िंदगी मिली है आप लोगों को, इसमें आप एक्सक्यूज़ दोगे ना कि मेरे पास तो ये नहीं था इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, या ये नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास तो ये मैं ऐसा बैकग्राउंड है, मेरा बैकग्राउंड सही नहीं है, मतलब मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मैं ये नहीं कर सकता, ये है इसलिए ये नहीं कर सकता।
आपके एक्सक्यूजेज कोई नहीं सुनने वाला, आपकी प्रॉब्लम है, आपको खुद को रिजोल्व करना पड़ेगा। आप लाइफ में कुछ बने नहीं तो आप लाइफ में ये बोल दोगे लोगों की, यार मैं तो नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास तो संसाधन नहीं थे, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं थे, मेरे पास में फैसिलिटी नहीं थी, ये बोल सकते हो। ठीक है, लोग सिंपैथी देंगे, लेकिन उससे क्या होगा? आप तभी कर पाओगे जब आपको वाकई में खुद को करना है, आप खुद उसको फॉलो करोगे, आप मेहनत करोगे, तो आप लाइफ में कुछ ना कुछ कर पाओगे। ठीक है ना? तो आप कंटिन्यू रहो अपना जो भी है, पहले तो सोचो कि करना क्या लाइफ में। आधे क्या 99% लोगों को तो यही लाइफ में पता नहीं रहता कि अरे करना क्या है। मतलब कुछ फोकस तो होना चाहिए, करो क्या वो अलग चीज़ है, लेकिन पहले ये तो डिसाइड करो कि करना क्या है। उसके बाद में जो भी आपका है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है, मुझे यूपीएससी में जाना है, किसी को आरपीएससी में जाना है, किसी को किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना मेंटल सिचुएशन बनाओ, उसके हिसाब से तैयारी स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर भी फोकस करो। बीएससी है, जैसे 2 साल निकल गए, 1 साल तो लॉकडाउन में निकल गया, 1 साल वैसे निकल गया, ये 1 साल वो निकल जाएगा, पता ही नहीं चलता। जैसे 3rd ईयर कंप्लीट होगा फिर प्रेशर आने लग जाएगा, ऐसे लगेगा कि अरे यार फाइनल ईयर हो गया, अब क्या करें, फिर ऐसे रहेगा कि जॉब नहीं लगी, ऐसा है। तो मतलब काफ़ी सारा प्रेशर रहेगा, तो अभी से सोचना स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट मेंटल एक स्ट्रेटजी बनाओ कि हाँ मुझे करना क्या है लाइफ में। ठीक है? और किसी को कोई सजेशन, कोई गाइडेंस कुछ लगता है कि मैं आप लोगों की कोई हेल्प कर सकता हूँ इस चीज़ को लेके, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं बताऊँगा इस चीज़ को। भले ही कुछ नहीं। ठीक है, तो ये है। अभी आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, ये ज्ञान हो गया, इतना ज्ञान काफ़ी है, फिर ज़्यादा लगने लग जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं अब। देखो भैया, एक कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं, केस 2। ओहो, केस 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। केस 2, E इज ग्रेटर देन V0। इस केस की बात कर रहे हैं ना, जब कण की ऊर्जा रोधिका से अधिक हो। जब कण की ऊर्जा आयताकार विभव रोधिका की ऊंचाई से अधिक हो, की ऊंचाई से अधिक हो। इसको इंग्लिश में भी हम लिख देते हैं, व्हेन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ बैरियर पोटेंशियल। ये पोटेंशियल बैरियर ये सीन है। E इज ग्रेटर देन V0। तो हम लोग इस पे गेम स्टार्ट करते हैं। आओ भैया, मैं बोल रहा हूँ कि मैं सारा जो प्रोसीजर है ना वो सेम कॉपी करूँगा, कुछ नहीं करने वाला मैं। ये आपको आता है, मैं बस आपकी तसल्ली के लिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा मैं। पार्टिकल का जो एनर्जी है इस V0 हाइट जो है इससे ज़्यादा है। ये x=0 पे है, ये x=a पे है। ये इससे हाइट जो है, मतलब पार्टिकल का लेवल जो है एक तरीके से इस लेवल पे मान लेता हूँ, V0 से ऊपर है पार्टिकल। ये लो इधर आ रहा है, m मास का पार्टिकल है, इसका एनर्जी कितना है, कैपिटल E एनर्जी है। क्लियर है? चलो ठीक है, हाँ चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो आओ, देखो ऑनलाइन में पढ़ाने का एक चीज़ ये भी होता है कि बार बार बोलना नहीं पड़ता कि देखो इधर देखो, सुन लो मेरी बात, किसी को बोलना नहीं पड़ता कि चुप रहे, इधर ध्यान दे। ये बड़ा सही है। कभी भी आपको रात में, दिन में, कभी भी टाइम मिले, आप उठो वीडियो बनाओ। जैसे अभी रात के कुछ टाइम हो रहा है, करीबन क्या टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है 12:30 हो रहे हैं। तो अभी मेरे को रात को टाइम मिल रहा है, मैं रात को बना लूँ, दिन में टाइम मिल रहा है दिन में बना लूँ। ये ऐसा है कि आप लोगों का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आओ स्टूडियो में, सेटअप करो, चालू करो, रिकॉर्ड करो, अपलोड करो।
बट हाँ, इसमें दूसरी चीज़ें होती है कि अपलोडिंग का ये प्रॉब्लम रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। बट हाँ, ये भी कूल है ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ये है कि ये पार्टिकल का मास है m, एनर्जी E है, इसके बारे में बात करने वाले हैं, है ना। तो हम लोग 3 क्षेत्रों में डिवाइड कर लिया, 3 रीजन में, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, तीनों क्षेत्र हो गए। इसमें फंक्शन साई 1 हो गया, इसमें साई 2 हो गया, इसमें साई 3 हो गया। साई फर्स्ट और साई 3 वो तो सेम आएंगे, जैसे वैसे किया था, उधर किया था वैसा का वैसा। फटाफट इनको कर दो कंप्लीट। तो देखो अभी आओ, पहले तो इसमें परिसीमाएं, प्रतिबंध, या मैं कुछ इसके बारे में लिख देता हूँ। देखो v का वैल्यू है 0, कब है, इधर v का वैल्यू 0 है, x लेस देन 0 पे। क्षेत्र 1 है, ये प्रथम क्षेत्र है, ये फर्स्ट रीजियन है, ये फर्स्ट क्षेत्र है, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में लिख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लो। सेकंड में सेकंड ये 0 टू a, x का वैल्यू a और 0 के अगर बीच में है तो v का वैल्यू कितना है, v0 है, ठीक है। ये कौन सा है, सेकंड क्षेत्र है, ये सेकंड क्षेत्र है, सेकंड रीजन है, दिस इज सेकंड रीजन। थर्ड में बात करें तो थर्ड में क्या होने वाला है, थर्ड में है क्या, थर्ड में ये है x ग्रेटर देन है, x ग्रेटर देन है, x ग्रेटर देन है। इसमें क्या होने वाला है, इसमें v इज इक्वल टू 0, ये थर्ड रीजन है, थर्ड क्षेत्र है, ये थर्ड रीजन। ये हिंदी वाले हिंदी में लिखे ना, इंग्लिश वाले ये आ गया ना। ये तो कंडीशन से इस पोटेंशियल की इसके बारे में बात होगी। अब हम लोग एक एक रीजन को चालू करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट रीजन से स्टार्ट करते हैं। जिसने ये नहीं छापा है एक बार ये छाप लेना, ठीक है, फिर मैं आगे चलता हूँ, है ना। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, सॉरी वो स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो देखो क्षेत्र 1 में, क्षेत्र फर्स्ट में, इन रीजन फर्स्ट, इन रीजन फर्स्ट, फर्स्ट रीजन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट रीजन कहाँ से, x लेस देन 0, ये है फर्स्ट रीजन का मतलब, इससे इस तरफ ये है। और इसमें श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करेंगे। मैंने बोला था ले दे के हमको एक ही इक्वेशन आता है यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में, श्रोडिंगर इक्वेशन, तो वही अप्लाई करते रहते हैं बाय श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन से क्या होता है, श्रोडिंगर समीकरण से माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल्स टू ई साई। और फर्स्ट की बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट वो सेम चीज़, इसमें फर्स्ट रीजन में v 0 इन फर्स्ट रीजन, प्रथम क्षेत्र में, प्रथम क्षेत्र में 0 होता है, प्रथम क्षेत्र में 0 है तो क्या हो जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू ई साई फर्स्ट, करेक्ट। आगे देखो ये माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, ये तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो डेल स्क्वायर साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो गया। मैं अभी कुछ बताऊंगा नहीं आपको, मैं कुछ नहीं सिखा रहा, ये पहले वाली कॉपी कर रहा हूँ मैं। तो ये माइनस साइन, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस साइन इधर आ गया, माइनस साइन इधर आ गया, तो ये डेल स्क्वायर साई फर्स्ट, ये तो आपको बिना देखे करना, खुद को ही करना है, ठीक है ना। देख के भी करोगे तो आप तो कॉपी करोगे ना। ये डी स्क्वायर साई फर्स्ट प्लस इसको के स्क्वायर मान लेते हैं ना, लो भैया वो चीज़ बता रहा हूँ मैं फिर से, इसको के स्क्वायर मान लो, लेट ये के स्क्वायर मान लिया, इसको माना के स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। अब इसका वैल्यू के स्क्वायर हो गया तो देखो ये हो गया डेल स्क्वायर साई फर्स्ट डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई फर्स्ट इक्वल टू 0। ये है डी स्क्वायर साई फर्स्ट प्लस के स्क्वायर साई फर्स्ट इक्वल टू 0, डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0, यही होगा ना। साई फर्स्ट तो 0 हो नहीं सकता, साई फर्स्ट 0 नहीं हो सकता, तो ये हो गया डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के, ये होगा।
मैं कॉपी कर रहा हूँ, कुछ नहीं किया मैंने। फर्स्ट रीजन में हमेशा ही ऐसा ही आ रहा था। ये शायद काफ़ी बार हो चुका, पोटेंशियल स्टेप में कर लिया, फिर इसके फर्स्ट केस में 2 बार कर लिया मैंने। तो ये डी हो गया। यहाँ से साई फर्स्ट क्या आया, साई फर्स्ट आया ए कॉन्स्टेंट ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के इंटू एक्स प्लस बी सेकेंड कॉन्स्टेंट एक्सपोनेंशियल, ये सेकेंड है, एक प्लस आयोटा के है एक माइनस आयोटा के है, तो माइनस आयोटा के एक्स। ये मिल गया मुझको, ये फर्स्ट रीजन में मिल गया, ये फर्स्ट रीजन में मिल गया भैया, फर्स्ट में मिल गया। अभी थर्ड में कैलकुलेट करेंगे, तो चलो थर्ड में करते हैं। जिसने नहीं छापा है एक बार मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, छाप लो, फिर यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, छाप लो, ठीक है। फिर आप ये, वैसे इसमें कुछ नहीं है छापने का, आप खुद कर सकते हो। ये तो छापना चाहिए, मेरे को पढ़ाना ही नहीं चाहिए तो, बट देख लो। थर्ड रीजन में, इन थर्ड रीजन, क्षेत्र 3 की बात कर रहा हूँ मैं, तो थर्ड रीजन में क्या होगा, थर्ड रीजन में देखो बाय श्रोडिंगर इक्वेशन, उसमें भी वो श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएंगे। और थर्ड रीजन का मतलब क्या है, थर्ड रीजन का मतलब है x ग्रेटर देन ए से ज़्यादा उस तरफ चला जाता है उस दीवार के, तो उधर की बात कर रहा हूँ मैं। उधर की बात करें तो देखो क्या क्या है, बाय श्रोडिंगर इक्वेशन, बाय श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन से ऐसा है माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये थर्ड की बात है, प्लस वी साई थर्ड इक्वल्स टू ई साई थर्ड। ये आ गया, ये ऐसे हो गया। वहाँ पर भी थर्ड में भी वी क्या होता है, जीरो होता है। थर्ड रीजन के अंदर भी पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इन रीजन थर्ड इज ऑल्सो जीरो। तो ये जीरो है वी का वैल्यू, तो वी का वैल्यू अगर जीरो है तो वी इज जीरो, तो ये क्या आएगा, सेम ही तो चीज़ आ रही है, वही वो का वो आ जाएगा, बस कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा, है ना। तो मैं ये फिर भी कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये तो जीरो हो गया। दिस शुड बी इक्वल टू ई साई थर्ड, ये लो भैया, ये इधर इसको मल्टीप्लाई करो। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैं डायरेक्ट लिखूँगा इसको, मैं डायरेक्ट लिखूँगा इसको, मैं तो डायरेक्ट ही लिखूँगा इसको। और ये आएगा क्या, उधर माइनस होगा, इधर आएगा प्लस होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये और ये होगा 2me अपॉन एच कट स्क्वायर साई थर्ड इक्वल्स टू 0। तो ये जो आएगा वो होगा डी स्क्वायर प्लस इसको वही के स्क्वायर माना, के स्क्वायर साई थर्ड इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। 0 तो डी का वैल्यू प्लस माइनस आयोटा के। अब इतनी बार कर लिया, बार बार नहीं करेंगे, अतः हेंस साई थर्ड इक्वल टू ये आएगा सी एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स प्लस डी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स। ये आ जाएगा किसका वैल्यू, साई थर्ड का वैल्यू आ जाएगा। एक बार टाइम देख लेता हूँ मैं एक दफ़ा, हाँ अभी 10 मिनट है, तो साई थर्ड का वैल्यू ये आ गया। अब साई थर्ड का वैल्यू ये आ गया। मैंने ये बोला था वहाँ पर, जैसा बोला था कि ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, इस टर्म का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन को शो करता है थर्ड क्षेत्र से, थर्ड रीजन से ये परावर्तन को प्रदर्शित करता है कि उधर थर्ड में जाने के बाद में भी वापस आ जाएगा। अभी थर्ड के अंदर तो आगे कोई दीवार है ही नहीं, आगे कोई पोटेंशियल है ही नहीं, तो वहां से वापस कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता ना। अगर वहां से नहीं आ सकता तो ये टर्म तो यही बताता है कि रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो वहां से तो रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता तो इस टर्म का कोई मतलब ही नहीं है, इस पद का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये पद जीरो होना चाहिए फिजिकल सिग्निफिकेंस से बात करें तो, भौतिक अर्थ की बात करें तो दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, तो दिस शुड बी जीरो, ये शुड बी जीरो होगा। तो देखो क्या होगा, डी इंटू पावर आयोटा के एक्स इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थर्ड क्षेत्र से परावर्तन की प्रायिकता शून्य है, प्रायिकता शून्य है, मतलब उधर से कोई चांस नहीं है वापस से लौटने के। इसमें इंग्लिश में लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम रीजियन थर्ड
इज 0, इसलिए ये 0 होगा। और ये 0 होगा तो क्या होगा, ये 0 होगा तो साई थर्ड जो होगा वो क्या आएगा, साई थर्ड आएगा c एक्सपोनेंशियल आयोटा kx। ये मिल गया मुझे, साई थर्ड मिल गया। अभी क्या करना, साई सेकंड करना, बीच वाली रीजन के लिए बात करनी है। तो आओ चलो बीच वाले रीजन के लिए बात करते हैं। हमने साई सेकंड कैलकुलेट कर लिया, ओ रुक 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 रुक, साई फर्स्ट कैलकुलेट कर लिया, साई थर्ड कैलकुलेट कर लिया, अब साई सेकंड कैलकुलेट कर लेंगे फर्स्ट बीच वाली रीजन के लिए। अभी जो इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंट होगा वो तो इसी में होगा, ये तो वही घिसी पिटी कहानी थी। आओ भैया, फॉर सेकंड रीजन, सेकंड क्षेत्र के लिए। और सेकंड क्षेत्र का मतलब क्या है, सेकंड रीजन का मतलब है कि x का वैल्यू a और 0 के बीच के, है ना, यहाँ की बातें कर रहा हूँ। अब श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करें, बाय श्रोडिंगर इक्वेशन ए की इक्वेशन ध्यान रखनी है, देखो कितनी बड़ी बात है। ये जो चैप्टर्स है ना, इनमें जो हम लोग इतने बड़े बड़े डेरिवेशन कर रहे हैं, इससे पहले जो हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ा था उसमें तो काफ़ी कंसेप्ट हमने सीखे थे, नई फिजिक्स सीखी थी। इनमें भी नई फिजिक्स सीखी है, लेकिन इनमें मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा है। तो मैथमेटिक्स आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे ना, तभी जाके आप इस पर कर पाओगे। तो देखो, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं वैसे डिफ़िकल्ट, तो डिफ़िकल्ट कुछ है नहीं भैया। ई साई ऐसा होता है श्रोडिंगर इक्वेशन। सेकंड रीजन की बात कर रहा हूँ, तो सेकंड रीजन में साई सेकंड हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, करेक्ट है, ये सेकंड हो जाएगा। तो देखो हाँ जी, सेकंड रीजन के अंदर v कितना है, सेकंड रीजन में v इज इक्वल्स टू वी नॉट है ना, अरे यही है, हाँ तो लिख दो। तो ये माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई सेकंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, एक काम करता हूँ, इसको v को तो वी नॉट लिख दो, वी नॉट साई सेकेंड इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले आता हूँ ई साई सेकेंड, ठीक है। ये है, एक काम करते हैं, ये है माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m। सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ, आप ये देख लेना, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ सिखा ही नहीं रहा, मैं तो बस आके कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जो कि आपको मैं पहले सिखा चुका। कुछ डिफरेंट चीज़ आएगी तो अभी मैं बताऊंगा कि कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है पहले वाले डेरिवेशन के कंपैरिजन में। अभी देखो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है, हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर से, ताकि यहाँ पे 1 हो जाए। यहाँ पे 1 बनाना होता है ना, इसको अकेले रखना होता है, तो 2m अपॉन एच कट स्क्वायर माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2m अपॉन एच कट स्क्वायर से माइनस के साथ में, और ये है वी नॉट माइनस ई साई सेकेंड टू 0, करेक्ट। देखो भैया, अब मैंने फिर से यहाँ पे थोड़ी सी बातें बतानी है। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि हम लोग जब भी ये कांस्टेंट लेते हैं तो इस तरीके से लेते हैं कि ये वाला टर्म क्या है, पॉजिटिव आना चाहिए, और ये टर्म पॉजिटिव आएगा कि नहीं, इसके लिए हमारे को ये ध्यान रखना पड़ता है कि बड़े में से छोटा माइनस होना चाहिए, है ना, ग्रेटर वैल्यू में से लेसर वैल्यू माइनस करना है। तो आपको ये चेक करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इस कंडीशन की बात करें, जिस केस की हम बात करें, इसमें e इज ग्रेटर देन वी नॉट, ई बड़ा है, इसका मतलब ई बड़ा है तो ये छोटा है, तो छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, इसका मतलब है कि इसको कांस्टेंट मान लिया तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो। यही तो चीज़ सिखाई थी मैंने आपको कि आपको इसमें से पहले माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन लूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, इसमें माइनस कॉमन लूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ई तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, करेक्ट है, अरे ठीक है ना, ये आ गया। किसी ने यहाँ तक छापा नहीं है तो वो ये लो छाप लो, ठीक है ना, यहाँ तक छाप सकते हो। आगे देखो, आगे बात करते हैं। अब ये वाला e माइनस वी नोट, ई तो बड़ा है, वी नोट कंपेरेटिवली छोटा है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आता है तो ये पूरा मतलब कांस्टेंट ले सकते हैं हम लोग इसको। तो देखो, इसको कांस्टेंट लेते हैं, लेट माना 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू क्या है, कुछ अल्फा स्क्वायर, है ना,
कुछ अल्फ़ा स्क्वायर, नहीं कांस्टेंट ले लो अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर लेंगे तो देखो ये क्या हो गया, डी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल साई 2 डेल एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर साई सेकेंड इक्वल टू 0। ये है, इसमें ऐसे करते हैं डी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर साई सेकेंड इक्वल टू 0। साई सेकेंड कांट बी 0, सो कौन 0 होगा, डी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हुआ, तो इस यहाँ से डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, डी इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा अल्फ़ा। डिफरेंस कहाँ पर आया, डिफरेंस यहाँ पर आया है। जो पहले वाला जो केस था उसमें यहाँ पे आया था डी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे क्या आ गया प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ पे प्लस आने की वजह से यहाँ पर आयोटा में आ गया, समझ में आ रहा है। तो आयोटा में आ गया तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, साई सेकेंड इज इक्वल्स टू, अब एफ और जी लेते हैं, एफ एक्सपोनेंशियल, एक बार आयोटा अल्फा पॉजिटिव वाला ले लो, एक बार आयोटा अल्फा नेगेटिव वाला ले लो। इस सॉल्यूशन में और जो लास्ट केस का जो सॉल्यूशन था उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें इसमें डिफरेंस है कि यहाँ पे आयोटा वहां पे आयोटा नहीं था, इधर आयोटा है उधर आयोटा नहीं था। दूसरी चीज, यहाँ पे जो अल्फा का वैल्यू है वो अल्फा का ये वैल्यू है ई माइनस वी नोट की टर्म में, और वहां पे क्या था, वहां पे वी नोट माइनस ई था। ये इतना सा डिफरेंस आया है, इस डिफरेंस की वजह से ही ये कुछ चीजें चेंज होगी। किसी ने छापा नहीं है तो छाप लो, ये लो, यहाँ पे मैं पॉज कर देता हूँ। तो एफ जी आया, कुछ ये डिफरेंस आया है, तो साई सेकंड मिल गया, अब साई फर्स्ट मिल गया, साई सेकंड मिल गया, साई थर्ड मिल गया, तीनों क्षेत्रों में तीनों रीजियंस में अपने को वेव फंक्शंस के वैल्यू मिल गए। मुझे करना क्या है, मुझे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, पारगमन गुणांक और परावर्तन गुणांक निकालने हैं। तो पारगमन गुणांक और परावर्तन गुणांक के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, वो सेम प्रोसीजर, वो सेम चीज करनी है मुझे, b बाई ए और c बाई ए, ये दोनों कैलकुलेट करने हैं। इससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट में यूज करेंगे इसको, इसको ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट में, ये पारगमन गुणांक में काम मिलेंगे, और ये उसको परावर्तन गुणांक में। तो ये दोनों b अपॉन ए और c अपॉन ए के वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं मुझे फाइनली, चमक रहा है। तो ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्लियर है। तो ये दोनों वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें हम लोग, ये दोनों वैल्यू, तो इसके लिए साई सेकंड साई फर्स्ट, वो जो पहले पैटर्न अपनाया था ना, सेम डिटो सेम पैटर्न यूज करना है हमारे को, सेम बाउंड्री कंडीशन लगानी है, बी अपॉन ए सी अपॉन ए दोनों के वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट एज इट इज वैसे करना है, सेम मेथड कॉपी करना है, ठीक है। ये नेक्स्ट पार्ट में करते हैं हम लोग।